नमस्कार दोस्तों, आईएएस पीसीएस जोन में आप सबों का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज जो है हम लोग यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2024 के लिए दृष्टि आईएएस का 9वें टेस्ट को बनाएंगे। इससे पहले हम लोगों ने 8 टेस्ट को कंप्लीट कर लिया है। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उसे ज़रूर देख लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा जो है 17 मार्च को आयोजित होनी थी। अब इसको जो है इसके डेट को आगे बढ़ा करके मई में कर दिया गया है। ठीक है, तो जो भी अब आपके पास समय मिला है दोस्तों, इसका भरपूर फ़ायदा उठाइए और पढ़ाई जो है उसको कंटिन्यू रखिए। उसको आप जो है बिल्कुल भी बंद मत कीजिए कि आज करेंगे कल करेंगे, इस पर मत टालिए और प्रत्येक दिन पढ़ाई करते रहिए और आपका रिजल्ट जो है निश्चित होगा। ठीक है, जो भी समय मिला है इसका भरपूर फ़ायदा उठाइए और आपका रिजल्ट जो है निश्चित होगा। बस आपको करना क्या है, प्रत्येक दिन जो है जो भी पढ़ रहे थे पढ़ते रहिए और एक एक सेट को ज़रूर बनाइए। ठीक है, उस सेट में आपको जो है प्रत्येक दिन यहाँ प्रोवाइड करा देता हूँ एक सेट। ठीक है, तो आप लोग जो है यहाँ से भी सेट को प्रत्येक दिन बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और यदि आप यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यूपी पीसीएस से संबंधित बहुत सारे वीडियो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और हाँ, यदि इसका आप PDF प्राप्त करना है तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग, ठीक है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से बढ़ा करके 62 वर्ष कर दी गई? तो देखिए यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा ऑप्शन बी, 41वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। ठीक है, 40वां में क्या किया गया था, 40वां जो संविधान संशोधन था ये 1976 में हुआ था। ठीक है, तो इस संशोधन के थ्रू जो है संसद को भारत के समुद्री क्षेत्रों, विशेष आर्थिक क्षेत्र जिसको कि EEZ कहते हैं, ठीक है ना, महाद्वीपीय मग्न तट और क्षेत्रीय जल की सीमाओं का समय समय पर निर्धारण करने का अधिकार प्रदान किया गया। ये था 40वां संविधान संशोधन। 41वां संविधान संशोधन इस अधिनियम द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग और संयुक्त लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सेवानिवृत्ति की जो आयु है वो 60 वर्ष से बढ़ा करके 62 वर्ष कर दिया गया। ठीक है, और 42वां संविधान संशोधन की बात करें तो इस संशोधन के द्वारा जो है प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। ये हमेशा परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, तो ये तीनों शब्द जो है 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। ठीक है, फिर इसमें नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। ठीक है, जो कि नया भाग चौथा 4 का A था। ठीक है, इस संशोधन द्वारा यानी कि 42वें संविधान संशोधन के ही द्वारा राष्ट्रपति के लिए मंत्रिमंडल की सलाह मानना बाध्यकारी भी किया गया है। ये भी प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, और यदि हम बात करें 43वां संविधान संशोधन का, तो इस संशोधन द्वारा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के तहत न्यायिक समीक्षा और रिट जारी करने के अधिकार को बरकरार रखा गया। ठीक है, इसने संसद को राष्ट्र विरोधी गतिविधियों से निपटने के लिए कानून बनाने की विशेष शक्तियों से भी वंचित कर दिया गया। तो ये था चारों संविधान संशोधन, आप इसे एक बार फिर से देख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित विषयों में से कौन सा या से जो विषय हैं भारतीय संविधान की संवर्धित सूची के अंतर्गत उल्लिखित हैं? ठीक है, उल्लिखित हैं। तो देखिए संवर्धित सूची की यदि हम बात करें दोस्तों, 3 सूची बनाया गया है। एक राज्य सूची है, एक केंद्र, एक जो है संघ सूची है, एक राज्य सूची और एक संवर्धित सूची है। ठीक है, तो यदि हम बात करें संवर्धित सूची का, तो संवर्धित सूची में जो है दोस्तों जैसे कि दिवाला और शोधन अक्षमता कोड भी शामिल होगा, पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण, ये सब जो है ये संवर्धित सूची का विषय है। औषधियाँ और विष, ये भी जो है संवर्धित सूची का विषय है। कृषि जोतों से आय पर कर, देखिए कृषि से संबंधित आ गया तो ये राज्य सूची का हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे चौथा सिर्फ नहीं होगा, बाद बाकी 1 2 3 होगा। देखिए ऑप्शन के अनुसार राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है? यानी कि यहाँ पे जो है राज्य दिया गया है और उससे संबंधित जो है अनुच्छेद दिया गया है, तो किससे संबंधित नहीं है? देखिए यदि हम बात करें 371 का, ठीक है ना, तो 371 यदि ए का बात करें दोस्तों, 371 बी नहीं, 371 ए जो है वो नागालैंड से संबंधित है। ठीक है, तो पहला ही हमारे यहाँ पे क्या है, गलत है, 371 ए है। ठीक है, 371 बी जो है दोस्तों ये असम से है, ध्यान देंगे। 371 बी जो है वो असम से है और 371 सी जो है मणिपुर से है, 371 डी जो है आंध्र प्रदेश से है और 371 एच जो है वो अरुणाचल प्रदेश से है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला ही हमारा ऑप्शन गलत था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा या से जो है चार्टर अधिनियम 1833 के संदर्भ में सही है? ठीक है, 1833 के संदर्भ में सही है। चलिए देख लेते हैं हम लोग। पहला दिया गया है, इसने बम्बई और मद्रास के गवर्नरों की विधायी शक्ति समाप्त कर दी। बिल्कुल, यह कथन बिल्कुल सही है पहला। ठीक है,
दूसरा है इसने एक वाणिज्यिक संस्था के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को समाप्त कर दिया। ये भी दूसरा भी कथन सही है। ठीक है, तो दोनों कथन सही है दोस्तों, तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भारत के संविधान को तैयार करने के लिए औपचारिक रूप से संविधान सभा के गठन का आह्वान कब किया था। ठीक है, गठन का आह्वान जो है वह कब किया था। तो देखिए यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा ऑप्शन बी, वर्ष 1935 में। ठीक है, भारत के कम्युनिस्ट आंदोलन के अग्रणी नेता M.N. रॉय ने वर्ष 1934 में भारत के लिए संविधान सभा के गठन का विचार पहली बार जो है प्रस्तुत किया था। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने वर्ष 1935 में देश के संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए औपचारिक रूप से संविधान सभा के गठन का आह्वान किया था। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से आपको जो है मिलान करना है। ओके, एक तरफ जो है भारतीय संविधान की विशेषता है और वह जो है कहाँ से लिया गया है ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं हम लोग। यदि हम बात करें दोस्तों, यदि हम बात करें द्विसदनात्मक व्यवस्था की, तो द्विसदनात्मक व्यवस्था जो है दोस्तों ये कहाँ से लिया गया है, तो ये जो है ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि DPSP का बात कर रहा है, तो DPSP जो है दोस्तों ये कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक है, फिर मौलिक कर्तव्य की बात यानी फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात करें तो ये जो है रूस के संविधान से लिया गया है, और संविधान में संशोधन की बात करें तो ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, यानी ए का तो फर्स्ट हो जाएगा, बी का 2 हो जाएगा, सी का 4 हो जाएगा और डी का 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची निम्नलिखित में से किसकी परिलब्धियों, भत्तों, विशेषाधिकारों के संबंध प्रावधानों से संबंधित है। ठीक है, यहाँ पर जो है आपको सही उत्तर को चूज करना है। चलिए देख लेते हैं हम लोग। पहला यदि हम बात करें दोस्तों तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की, बिल्कुल पहला तो सही है। दूसरा है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की, बिल्कुल ये भी सही है। तीसरा है लोकसभा अध्यक्ष का, ये भी सही है। वित्त आयोग के अध्यक्ष का, ये इसमें शामिल नहीं होगा। ठीक है, यानी 4 इसमें शामिल नहीं होगा, तो इस प्रकार राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, देखिए भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची निम्नलिखित उपलब्धियों, भत्तों, विशेषाधिकारों, संबद्ध प्रावधानों से संबंधित है। उसमें से कौन कौन शामिल हो जाएंगे, जैसे भारत के राष्ट्रपति हो जाएंगे, राज्यपाल हो जाएंगे, लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष हो जाएंगे। ठीक है, राज्यसभा के सभापति उपसभापति हो जाएंगे, राज्यों में विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हो जाएंगे, राज्यों में विधान परिषदों को सभापति और उपसभापति होंगे, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होंगे, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होंगे, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो इसमें शामिल होंगे, लेकिन वित्त आयोग के अध्यक्ष इसमें शामिल नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से कौन सा नगर पालिकाओं की शक्तियों, अधिकारों तथा जिम्मेदारियों से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा ऑप्शन भी 12वीं अनुसूची। कौन सा हो जाएगा, 12वीं अनुसूची हो जाएगा। ठीक है, यह नागरिकों की शक्तियों, अधिकारों और जिम्मेदारियों निर्दिष्ट करता है। ठीक है, इसमें 18 विषय है। कितने विषय है दोस्तों, 18 विषय है। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, और इसे 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जो है संविधान में शामिल किया गया था। आप इसे भी याद रखेंगे। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए और उन्हें उनके गठन के कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, किसका गठन कब हुआ था ये आपसे पूछा जा रहा है। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले यदि हम बात करें दोस्तों तो महाराष्ट्र की यदि हम बात करें, ठीक है ना, तो महाराष्ट्र और गुजरात जो है दोस्तों ये बम्बई के द्विभाषी राज्य को जो है वर्ष 1960 में 2 अलग अलग राज्य में विभाजित किया गया। कब, 1960 में। ठीक है, महाराष्ट्र को तो 1960 तो हो जाएगा महाराष्ट्र, ध्यान देंगे यहाँ पे 1960 हो जाएगा महाराष्ट्र का। ठीक है, फिर हम बात करें यहाँ पे दोस्तों नागालैंड का, तो नागालैंड जो है असम राज्य से नागालैंड, नागा हिल्स और तुएनसांग क्षेत्र को अलग करके वर्ष 1963 में नागालैंड राज्य का गठन किया गया, यानी नागालैंड जो है 63 में हो गया। फिर यदि हम बात करें तेलंगाना का, ठीक है ना, तो तेलंगाना जो है दोस्तों ये तो 2014 में जो है तेलंगाना राज्य भारतीय संघ के 29वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। इसे आंध्र प्रदेश क्षेत्र से अलग करके बनाया गया। ठीक है, 2014 में ये बना। और यदि हम झारखंड की बात करें तो ये तो आपको मालूम होगा कि बिहार से जो है अलग होकर के 2000 ईस्वी में अलग हुआ। ठीक है, तो देखिए यहाँ क्रम में सजाएंगे तो सबसे पहले तो महाराष्ट्र आएगा, फिर जो है नागालैंड आएगा, 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 4 आएगा और फिर 3 आएगा। ठीक है, 1 2 4 3, 1 2 4 और 3, तो राइट आंसर ऑप्शन बी ए हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए होगा।
नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा जो है रिट्स के संबंध में सत्य नहीं है। ठीक है, रिट्स के संबंध में सत्य नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 सभी उच्च न्यायालयों को रिट जारी करने का अधिकार प्रदान करता है। बिल्कुल, पहला कथन तो सही है। दूसरा है, सर्वोच्च न्यायालय केवल मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी कर सकता है। बिल्कुल, दूसरा भी कथन सही है। तीसरा है, वर्ष 1950 में से पहले केवल कलकत्ता, बॉम्बे और बम्बई और मद्रास के उच्च न्यायालयों के पास रिट जारी करने की क्षमता शक्ति थी। बिल्कुल, ये भी सही है। फिर है, उच्च न्यायालय पूरे भारत में किसी व्यक्ति अथवा सरकार के विरुद्ध रिट जो है जारी कर सकता है। देखिए यहाँ पे डी जो है दोस्तों ये गलत है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय जो है पूरे भारत में किसी व्यक्ति अथवा राज्य सरकार के खिलाफ रिट जारी कर सकता है, ना कि उच्च न्यायालय। तो यहाँ पे डी तो गलत दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे गलत कथन ही पूछ रहा था, तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है। बाद का नाम मूल संरचना के संबंध तत्व। ठीक है, एक तरफ जो है केस है, दूसरी तरफ से संबंधित है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं हम लोग। तो पहला यदि हम बात करें दोस्तों केशवानंद भारती मामला का। ठीक है, तो केशवानंद भारती मामला जो है भारत की समरूपता और एकता से संबंधित है। बिल्कुल, ये पहला तो कथन सही है। ठीक है, केशवानंद भारती कब आया, 1973 में। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। तो पहला तो सही है। दूसरा है मिनर्वा मिल्स की यदि हम बात करें तो मिनर्वा मिल्स जो है 1980 में आता है। कब आता है, ये जो आता है याद रखेंगे 1973 में। केशवानंद भारती 1973 में। ठीक है, डेट भी पूछ लेगा। मिनर्वा मिल्स की यदि हम बात करें तो 1980 में आता है, 1980 में आता है। ठीक है, इसमें जो है संविधान में संशोधन करने की संसद की जो है सीमित शक्ति दिया गया। न्यायिक समीक्षा है, मौलिक अधिकारों और निर्देशक तत्वों के बीच सामंजस्य और संतुलन जो है इसी से संबंधित था। ठीक है, तो ये तो बी भी हमारा सही है, न्यायिक समीक्षा। इंदिरा साहनी मामला जो है 1992 में आता है। कब आता है, 1992 में आता है। इंदिरा साहनी 1992 में आता है। ठीक है, 1992 में आता है। और इसमें जो है कानून का शासन। ठीक है, तो यानी कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता की यदि बात कर रहा है। ठीक है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता का, और यहाँ पे इसमें क्या था, कानून का शासन की बात किया जा रहा था। तो सी तो यहाँ पे हमारा इंदिरा साहनी वाला गलत हो जाएगा। फिर एस आर मुंबई मामला जो है पंथनिरपेक्ष से संबंधित था, ये भी सही है। ठीक है, ये जो है 1994 में आता है। एस आर मुंबई मामला जो है 1994 में आता है। इसमें संघवाद, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक इससे संबंधित था। ठीक है, तो डी भी हमारा सही है। गलत कौन है, सी है। तो राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इंदिरा साहनी मामला जो है संबंधित था कानून का शासन से, ना कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता से। चलिए बढ़ते हैं, न्यायपालिका की स्वतंत्रता की यदि बात करें दोस्तों तो ये संबंधित था कुमार पदम प्रसाद मामला जो है 1992 था, उसमें जो है न्यायपालिका की स्वतंत्रता की बात किया गया था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा जो है राष्ट्रीय आपातकाल के संदर्भ में सही है। ठीक है, कौन सा यहाँ पे जो है सही दिया गया है। तो पहला दिया गया है कि आंतरिक अशांति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा का आधार होता है। ठीक है, देखिए ये पहला भी कथन हमारा यहाँ पे गलत है। ठीक है, क्योंकि अनुच्छेद 352 के अनुसार यदि राष्ट्रपति का यह समाधान हो जाता है, ठीक है ना, कि गंभीर आपात विद्यमान है जिसे युद्ध या बाह्य आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण जो है भारत या उसके राज्य क्षेत्र के किसी भाग की सुरक्षा संकट में है, तो वह उद्घोषणा द्वारा ठीक है ना, तो के द्वारा जो है इस आशय की घोषणा कर सकेगा। ठीक है, तो यानी पहला तो कथन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंतरिक अशांति दिया गया है, जो कि गलत हो जाएगा। दूसरा है प्रधानमंत्री की सलाह के पश्चात राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। दूसरा भी गलत है यहाँ पे। ठीक है, दूसरा गलत कैसे है कि यदि, देखिए यहाँ पे ध्यान देंगे, राष्ट्रपति जो है मंत्रिमंडल की लिखित अनुशंसा प्राप्त करने के बाद ही राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है, ना कि प्रधानमंत्री की सलाह पर। तो दोनों कथन यहाँ पे गलत है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, भारत का प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से किस संस्था निकाय का अध्यक्ष नहीं होता है। ठीक है, भारत का प्रधानमंत्री जो है निम्नलिखित में से किस संस्था या निकाय का अध्यक्ष नहीं होता है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री जो है दोस्तों यह राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष होता है, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का भी अध्यक्ष होता है, नीति आयोग का भी अध्यक्ष होता है, लेकिन भारतीय गुणवत्ता परिषद का जो है ये अध्यक्ष नहीं होता है। ठीक है, तो यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, क्योंकि भारतीय गुणवत्ता परिषद जो है दोस्तों इसका जो नियुक्ति है ना इसके अध्यक्ष को वो प्रधानमंत्री करते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर तो यहाँ पे ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, भारत का राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे सौंप सकता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत के उपराष्ट्रपति को। नेक्स्ट है, तत्काल सार्वजनिक महत्व के एक निश्चित मामले पर सदन का ध्यान आकर्षित करने के लिए लोकसभा में निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव पेश किया जाता है। ठीक है,
तो कौन सा प्रस्ताव पेश किया जाता है दोस्तों? तो ये किया जाता है स्थगन प्रस्ताव। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से जो है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के संदर्भ में सही है या है? ठीक है, चलिए देख लेते हैं हम लोग। पहला दिया गया है कि संविधान में सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश का कार्यकाल निर्धारित नहीं है। बिल्कुल पहला तो कथन सही है। दूसरा है, भारत का राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ ग्रहण कराता है। दूसरा भी कथन सही है। दोनों कथन सही है दोस्तों, तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। ओके, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित समितियों पर विचार कीजिए और उन्हें सही कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, नीचे दिए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करें। चलिए देख लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले यदि हम बात करें दोस्तों, तो बलवंत राय मेहता समिति का, ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति जो है पंचायती राज से संबंधित है। ठीक है, राष्ट्रीय विकास परिषद के सामुदायिक विकास कार्यक्रम के कामकाज की देख रेख करने के लिए जो है वर्ष 1957 में बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाता है। यानी कि बलवंत राय मेहता समिति तो 57 में हो गया, ठीक है, 1957 में हो गया। उसके बाद यदि हम बात करें दोस्तों, तो 1977 में जो है गठित अशोक मेहता समिति, अशोक मेहता समिति जो है 1977 में गठन होता है इसका, 77 में, ठीक है, 77 में गठन होता है। जिला परिषद तथा मंडल पंचायत वाले 2 स्तरीय पंचायत राज संस्थागत संरचना की सिफारिश की जाती है इसमें, ठीक है, अशोक मेहता समिति में। और फिर यदि हम बात करें दोस्तों, यदि हम बात करें LM सिंघवी समिति का, ठीक है, LM सिंघवी समिति जो है इसका गठन जो है 1986 में होता है। कब होता है? 1986 में होता है। और जीवी के राज समिति जो है 1985 में होता है। ठीक है, इसका जो है 85 में होता है। तो इस क्रम में आप यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले हो जाएगा बलवंत राय मेहता 2, उसके बाद हो जाएगा अशोक मेहता समिति, 2 के बाद 1 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा और फिर 3 होगा। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा यहाँ पे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस प्रावधान को संसद के दोनों सदनों के साधारण बहुमत से संशोधित किया जा सकता है? ठीक है, साधारण संशोधन, साधारण जो है साधारण बहुमत से। ठीक है, तो इसमें किसका किसका किया जा सकता है दोस्तों? तो किया जा सकता है नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना के लिए भी, संसद में कार्य साधक संख्या के लिए भी, राजभाषा के प्रयोग के लिए भी और निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन के लिए, चारों के लिए किया जा सकता है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा जो है भारत सरकार अधिनियम 1919 के संदर्भ में सही है? ठीक है, चलिए देख लेते हैं। यदि हम बात करें दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1919 का, तो इस अधिनियम द्वारा जो है पहली बार देश में पहली बार जो है द्विसदनात्मक व्यवस्था और प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत की गई। ठीक है, उसके बाद यदि हम बात करें तो इसने वायसराय की कार्यकारी परिषद के 6 सदस्यों में से 3 भारतीय होना अनिवार्य कर दिया गया। ठीक है, इस अधिनियम के तहत लंदन में भारत के उच्चायुक्त का एक नया पद स्थापित किया गया और भारत के राज सचिव द्वारा किए जाने वाले कुछ कार्य जो है उसे हस्तांतरित कर दिया गया। ठीक है, तो दूसरा पहला कथन तो यहाँ पे दोस्तों सही है। ठीक है, और यदि हम बात करें, इसने केंद्रीय और प्रांतीय दोनों स्तरों पर विधान परिषदों के विचारात्मक कार्यों का विस्तार किया, तो ये कथन गलत हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ पहला सही है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, ए होगा, सॉरी माफ कीजिएगा, बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा लोक सेवा आयोग के सदस्यों के निलंबन से संबंधित है? ठीक है, निलंबन से संबंधित है, तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 317। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 317 हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा स्टॉकहोम अभिसमय, ठीक है, अभिसमय के संदर्भ में सही है? यहाँ पर जो है आपको सही उत्तर को चूज करना है। चलिए देख लेते हैं हम लोग। पहला दिया गया यह जो है ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए एक वैश्विक संधि है। ठीक है, पहला कथन देखेंगे तो यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है, यह मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण को जैविक प्रदूषकों से सुरक्षित करने के लिए एक वैश्विक संधि है। ठीक है, यानी पहला कथन तो हमारा गलत हो गया। दूसरा है, भारत ने वर्ष 2006 में इसे अनुमोदित किया था। दूसरा कथन सही है, तो इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं दिया गया? ठीक है, ई अपशिष्ट प्रदूषक जो है और स्रोत दिया गया है। ओके, तो चलिए देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पर जो सही नहीं है वो बेरियम मदरबोर्ड यहाँ पे जो है दोस्तों ये गलत दे दिया गया। ठीक है, बेरियम जो है यह एक नरम चांदी समान सफ़ेद धातु है जिसका उपयोग इसके उपयोगकर्ताओं को जो है विकिरण से बचाने के लिए CRT के अग्र पैनल में किया जाता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो है सही सुमेलित नहीं है, कौन है? बेरियम मदरबोर्ड। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित गैसीय प्रदूषकों में से कौन सा जो है क्षोभ मंडल में पाया जाता है? क्षोभ मंडल में। ठीक है,
तो क्षोभ मंडल की यदि हम बात करें दोस्तों तो इसमें जो है ओजोन भी पाया जाएगा, हाइड्रोकार्बन भी पाया जाएगा, सल्फर के ऑक्साइड भी पाया जाएगा, हाइड्रोजन सल्फाइड भी पाया जाएगा। ठीक है, चारों के चारों यहाँ पे जो है पाया जाता है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य और पवित्र उपवन के स्थानीय नामों के युग्म बनाइए। ठीक है, एक तरफ जो है राज्य है, दूसरी तरफ जो है पवित्र उपवन है। ओके, चलिए देख लेते हैं हम लोग। यदि हम बात करें दोस्तों यहाँ पे गोवा में, तो गोवा में जो है दोस्तों देवराई। ठीक है, गोवा में क्या हो जाएगा, देवराई। फिर यदि हम बात करें झारखंड में, तो झारखंड में सरना। ठीक है, झारखंड में सरना हो जाएगा। केरल की बात करें तो साराकाबू हो जाएगा, और महाराष्ट्र में देवगुड़ी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रकार सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा ऐसे जो है ट्रैफिक के संदर्भ में सही है। ठीक है, ट्रैफिक के संदर्भ में। ओके, चलिए देख लेते हैं हम लोग। पहला दिया गया है, यह जैव विविधता संरक्षण और सतत विकास हेतु वन्य जीवों के व्यापार की निगरानी करता है। ठीक है, ये पहला कथन तो बिल्कुल सही है। दूसरा है, इसका मुख्यालय जो है यूनाइटेड किंगडम में स्थित है, यानी यूके में है। बिल्कुल, दूसरा भी कथन सही है। दोनों कथन सही है तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया था। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन है जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1974 के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन जो है, कौन से हिमानी याक के संदर्भ में सही है। हिमानी याक के संदर्भ में। ठीक है, तो हिमानी याक में दिया गया है कि भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी FSSAI द्वारा इसे खाद्य उत्पादक पशु के रूप में अनुमोदित किया गया है। बिल्कुल, पहला कथन सही है। दूसरा है, याक जो है बोवाइन आदिम प्रजाति के पशुओं से संबंधित है। दूसरा भी सही है, तो दोनों कथन सही है तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सही उत्तर का आपको यहाँ पे चयन करना है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं हम लोग। यदि हम बात करें दोस्तों माउंट किनाबालू का, तो माउंट किनाबालू दोस्तों कहाँ है, तो ये मलेशिया में है। कहाँ है, मलेशिया में है। ओके, तो ए का तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा 2। ठीक है, ए का तो 2 हो जाएगा। एल्ब्रूस की बात करें दोस्तों, तो एल्ब्रूस जो है वो कहाँ है, ईरान में है। कहाँ है, ईरान में है, यानी 2 का तो 4 हो जाएगा। ठीक है, फिर हम बात करें एकांकागुआ का, तो एकांकागुआ जो है दोस्तों अर्जेंटीना में है। कहाँ है, अर्जेंटीना में है, यानी सी का तो फर्स्ट हो जाएगा। और किलिमंजारो की यदि हम बात करें तो माउंट किलिमंजारो जो है तंजानिया में है। कहाँ है, तंजानिया में है। ठीक है, तो इस प्रकार 2 4 1 3 2 4 1 3 राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित युगों में से कौन सा जो है कोयला क्षेत्र भारतीय राज्य सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखेंगे रंजीत घाटी सिक्किम में है, ये तो सही है। ठीक है, रंजीत घाटी सिक्किम में है। ललमटिया झारखंड में है, ये भी सही है। उसके बाद करणपुरा जो है तेलंगाना में है, ये गलत दिया गया है। ठीक है, करणपुरा जो है दोस्तों झारखंड में है, ना कि तेलंगाना में है, तो ये तो गलत हो गया। उसके बाद फिर जो है रामपुर हिमगिर जो है ओडिशा में है, ये सही है। तो यहाँ पे गलत कौन था, ऑप्शन सी करणपुरा तेलंगाना। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से जो है लक्षद्वीप के संदर्भ में सही है। ठीक है, लक्षद्वीप के संदर्भ में, तो चलिए देख लेते हैं। लक्षद्वीप में उपस्थित सभी द्वीप प्रवाल से बने हुए हैं, पहला कथन तो सही है। दूसरा है कि अमीन द्वीपी इसका सबसे दक्षिणी द्वीप है, दूसरा भी सही है। ठीक है, दोनों सही है तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा जो है भारतीय मरुस्थल के संबंध में सत्य दिया गया है। ठीक है, मरुस्थल के संदर्भ में, चलिए देख लेते हैं हम लोग। तो पहला दिया गया है कि यह अरावली श्रेणी के पश्चिमी छोर पर स्थित है, पहला तो सही है। इस क्षेत्र में 150 मिलीमीटर से कम वर्षा होती है, बिल्कुल ये भी सही है। लूनी इस क्षेत्र की एकमात्र लंबी नदी है, तीनों के तीनों सही है दोस्तों, तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सोन नदी निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं बहती है। सोन नदी, ठीक है, सोन नदी जो है दोस्तों इनमें से कौन से राज्य से होकर नहीं बहती है, तो चलिए देख लेते हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ में बहती है, मध्य प्रदेश में बहती है और बिहार में भी बहती है, लेकिन झारखंड में सोन नदी दोस्तों नहीं बहती है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करें। एक तरफ झील है, दूसरी तरफ राज्य दिया गया है। ओके, चलिए देख लेते हैं हम लोग। यदि हम बात करें दोस्तों यहाँ पे यदि हम बात करें वेबनाड झील का, तो वेबनाड झील जो है दोस्तों केरल में है। ठीक है, चिल्का झील कहाँ है, ओडिशा में है। शिवाजी सागर कहाँ है, तो शिवाजी सागर महाराष्ट्र में है और इंदिरा सागर मध्य प्रदेश में है। ठीक है, तो इस प्रकार सही उत्तर हो जाएगा 2 1 4 3 ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
निम्नलिखित नदियों में से कौन सी जो है गंगा नदी की एक बाईं ओर की सहायक नदी नहीं है। ठीक है, बाईं ओर की सहायक नदी नहीं है। ओके, तो देख लेंगे बाईं ओर की एक सहायक नदी इसमें कौन नहीं हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर जो है गंडक हो जाएगा, गोमती हो जाएगा, घाघरा हो जाएगा, लेकिन सोन यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, 34 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा जो है जीडीपी अपस्फीति के संदर्भ में सही है या है। ठीक है, जीडीपी अवस्थिति के संदर्भ में। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग। पहला दिया गया है कि यह वस्तुओं और सेवाओं की एक निश्चित टोकरी पर आधारित होता है। ठीक है, जो कि गलत है इसे। ठीक है, इसे जो है अंतर्निहित मूल्य अवस्थिति अथवा मूल्य सूचकांक भी कहा जाता है, जिसका प्रयोग कीमतों के बदलाव को नज़रअंदाज करते हुए सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि को मापने के लिए किया जाता है। यह मूल प्रभाव को कम करके नाम मात्र जीडीपी से वास्तविक जीडीपी प्रस्तुत करता है। ठीक है, तो इसलिए जो है दोस्तों यह वस्तुओं और सेवाओं की एक निश्चित टोकरी पर आधारित नहीं है, इसमें विभिन्न सेवाओं सहित पूरी अर्थव्यवस्था शामिल होती है। ठीक है, तो इस प्रकार पहला तो कथन हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा है, इसका उपयोग जो है मुद्रास्फीति के माप के रूप में किया जाता है। बिल्कुल, ये कथन दूसरा कथन हमारा यहाँ पे सही दिया गया। ठीक है, इसका प्रयोग जो है मुद्रास्फीति के माप के रूप में किया जाता है, क्योंकि यह उत्पादन में वृद्धि के बजाय ऊंची कीमतों के कारण सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि दर्शाता है। तो दूसरा तो सही है, पहला गलत है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जो है वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक का संकेतक है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा बाल मृत्यु दर इसमें शामिल होगा। ठीक है, विद्यालय में उपस्थिति शामिल होगा, स्वच्छता शामिल होगा, 1, 2, 3 शामिल होगा, लेकिन रोजगार इसमें शामिल नहीं होता। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 36 का। 37 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की स्थापना किसकी सिफारिश पर की गई थी। ओके, तो राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की स्थापना जो दोस्तों रंगराजन आयोग की सिफारिश पर किया गया था, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक तरफ जो है सतत विकास लक्ष्य दिया गया है, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, और दूसरा तरफ जो है संबंध कार्य दिया गया है। ओके, तो चलिए मिला लेते हैं हम लोग यहाँ पे। यदि हम बात करें दोस्तों SDG 1 का, ठीक है, या SDG 5 दिया गया है, ठीक है ना, तो SDG 5 की यदि हम बात करें तो लैंगिक समता से संबंधित होगा। किससे होगा? लैंगिक समता से, यानी ए का तो 3 हो जाएगा। ओके, SDG 6 की यदि हम बात करें सस्टेनेबल डेवलपमेंट 6 का, तो इसमें जो है स्वच्छ जल एवं स्वच्छता है। ठीक है, छठा में स्वच्छ जल और स्वच्छता है, यानी बी का 4 हो जाएगा। फिर SDG 7 की यदि हम बात करेंगे तो इसमें जो सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा की बात किया गया है। ठीक है, तो सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा यानी सी का तो फर्स्ट हो जाएगा। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट 8 का बात किया गया है तो उपयुक्त कार्य और आर्थिक विकास की बात किया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार मिलान जो है यहाँ पे देख लेंगे। ओके, तो 38 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये देखेंगे राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, 38 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 39 है, वर्ष 1944 में गांधीवादी योजना किसके द्वारा शुरू की गई थी। ठीक है, गांधीवादी योजना जो है किसके द्वारा शुरू की गई थी, तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा श्रीमन नारायण अग्रवाल के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना हैरोडोमर मॉडल पर आधारित थी। हैरोडोमर मॉडल पर, ठीक है, तो ये हो जाएगा प्रथम पंचवर्षीय योजना। कौन हो जाएगा? प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है वो हैरोडोमर पर आधारित था, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। विस्तारित निधि सुविधा कार्यक्रम किससे संबंधित है? विस्तारित निधि सुविधा कार्यक्रम, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से, यानी IMF से। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा जो है मुद्रा बाजार के संदर्भ में सही है। ओके, मुद्रा बाजार के संदर्भ में सही दिया गया है। चलिए देख लेते हैं हम लोग। पहला है, शीघ्रावधि द्रव्य यानी कॉल मनी बाजार में धनराशि आमतौर पर 15 दिनों के लिए उधार ली जाती है अथवा जुटाई जाती है। ठीक है, देखिए पहला कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि शीघ्रावधि द्रव्य यानी कॉल मनी बाजार जो है वो शीघ्रावधि द्रव्य एक लघुकालिक मांग पर पुनर्भुगतान्वित है, जिसकी परिपक्वता अवधि 1 दिन से 15 दिन तक की होती है। ठीक है, इस अंतर बैंक अंतरण के लिए उपयोग किया जाता है। इसे जो है वह क्या, इसे कभी कभी ओवरनाइट ऋण बाजार के रूप में जाना जाता है। जिस दर पर धन जुटाया जाता है अथवा भुगतान किया जाता है उसे कॉल दर के रूप में जाना जाता है। यह लगभग रेपो दर के बराबर होता है। ठीक है, तो पहला तो कथन हमारा यहाँ पे गलत हो जाएगा। दूसरा है, नोटिस मनी मार्केट को अंतर बैंक मुद्रा बाजार के रूप में
भी जाना जाता है। तो दूसरा तो सही है, पहला गलत है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है यानी 43, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा जो है मुद्रा बाजार के विभिन्न लिखतों के संबंध में सही है। ओके, चलिए देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। यदि हम बात करें दोस्तों यहाँ पे, तो यहाँ जो हो जाएगा ट्रेजरी बिल जो है प्रपत्र भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए वचन पत्र हैं, बिल्कुल पहला तो सही है। दूसरा है वाणिज्यिक पत्रों की परिपक्वता अवधि जो है 15 दिन से 365 दिन की हो सकती है, दूसरा सही है। जमा प्रमाण पत्र मुद्रा बाजार के आरक्षित पारक्रम में बेचनीय लिखित है, तीसरा भी सही है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा या से जो है भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य है। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य हैं। तो भारतीय रिजर्व बैंक के यदि हम कार्य की बात करेंगे दोस्तों, तो मौद्रिक नीति का संचालन करना भी कार्य है, विदेशी मुद्रा भंडार का प्रबंधन और संरक्षण करना भी कार्य है, और नई मुद्रा जारी करना भी कार्य है। बाह्य ऋण प्रबंधन इसका कार्य नहीं है। ठीक है, तो 1, 2, 3 सही है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। ओके, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना, राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वर्ष 1988 में, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके, एनबीएच राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम 1987 के तहत 9 जुलाई 1988 को स्थापित एक वैधानिक संगठन है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है, वित्तीय अस्थिरता और विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। वित्तीय अस्थिरता और विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा केंद्रीय वित्त मंत्री। कौन होगा, केंद्रीय वित्त मंत्री, राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है, राजकोषीय घाटे और ब्याज भुगतान के बीच अंतर को क्या कहते हैं। तो इसको कहते हैं दोस्तों प्राथमिक घाटा। क्या कहते हैं, प्राथमिक घाटा कहते हैं, यानी राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, देखिए प्राथमिक घाटा यह राजकोषीय घाटे और ब्याज भुगतान के बीच का अंतर है। यह सरकार की व्यय आवश्यकताओं तथा उसकी प्राप्तियों के बीच के अंतर को दर्शाता है। ओके, राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, प्राथमिक घाटा। नेक्स्ट है, भारत में थोक कीमत सूचकांक किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। भारत में थोक कीमत सूचकांक, तो ये जो दोस्तों भारतीय थोक कीमत सूचकांक जो है किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो ये किया जाता है आर्थिक सलाहकार कार्यालय के द्वारा। ठीक है, प्रकाशित किया जाता है, राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे भी बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पूंजी खाते का घटक नहीं है। पूंजी खाते का, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा सेवाओं का व्यापार। क्या हो जाएगा, सेवाओं का व्यापार। यह एक तिमाही अथवा एक भुगतान संतुलन की यदि हम बात करें दोस्तों, तो भुगतान संतुलन जो है यह एक तिमाही अथवा एक वर्ष जैसे निर्धारित अवधि में एक देश और विश्व की संस्थाओं के बीच किए गए सभी लेन देन का विवरण है। ठीक है, इसमें जो है 2 खाते शामिल होते हैं, एक चालू खाता और एक पूंजीगत खाता। तो यहाँ पर 49 का तो राइट आंसर ऑप्शन डी सेवाओं का व्यापार हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा जो है अवमूल्यन का प्रभाव है। ठीक है, मुद्रा अवमूल्यन का प्रभाव है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन डी मांग प्रेरित मुद्रास्फीति, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, मुद्रा अवमूल्यन अथवा मूल्यह्रास का अर्थ है कि अन्य मुद्राओं की तुलना में किसी मुद्रा के मूल्य में कमी आना। ठीक है, तो इसके जो है इसके निम्नलिखित प्रभाव है, निर्यात सस्ता हो जाना, कर्ज पुनर्भुगतान सस्ता हो जाना, किसी देश की क्रय शक्ति में कमी आना, मांग प्रेरित मुद्रास्फीति, लागत जनित मुद्रास्फीति, ये सब इसके घटक होंगे। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा ऐसे जो है प्रभावी विनिमय दरों के संदर्भ में सही है। ठीक है, प्रभावी विनिमय दरों के संबंध में सही है। तो देख लेते हैं, पहला दिया गया है, सांकेतिक प्रभावी विनिमय दर किसी देश की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मकता का संकेतक है। ठीक है, पहला तो कथन सही है। दूसरा है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष प्रत्येक अर्थव्यवस्थाओं के भुगतान संतुलन का आकलन करने के लिए रियर मॉडल का उपयोग करता है। ठीक है, तो दोनों के दोनों कथन सही है दोस्तों, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग एपेक का सदस्य नहीं है। ठीक है, एपेक का सदस्य नहीं है। तो देखिए एपेक का सदस्य की यदि हम बात करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे एपेक का सदस्य जो है वो ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, इंडोनेशिया है, चीन है, लेकिन भारत जो है एपेक का सदस्य नहीं है। ठीक है, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। एपेक जो है एशिया प्रशांत की बढ़ती परस्पर निर्भरता का लाभ उठाने के लिए वर्ष 1989 में स्थापित एक क्षेत्रीय आर्थिक मंच है। ठीक है, एपेक का लक्ष्य जो है संतुलित, समावेशी, सतत, नवीन और सुरक्षित विकास को बढ़ावा देकर तथा क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण में तेजी लाकर इस क्षेत्र के लोगों को अधिक समृद्ध करना है। ठीक है, सिंगापुर स्थित अस्थायी सचिवालय से आवश्यक सहायता प्रदान करता है।
तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। निर्धनता आकलन से संबंधित निम्नलिखित समितियों पर विचार कीजिए और उन्हें कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं सबसे पहले किसका गठन हुआ। तो यदि मैं बात करूं दोस्तों लकड़वाला समिति का, तो लकड़वाला समिति का जो गठन है वह 1993 में होता है। कब होता है? 1993 में होता है। ठीक है, अलग समिति की मैं बात करूं दोस्तों, तो अलग समिति की गठन जो है 79 में होता है, 1979 में। ओके, फिर यदि मैं बात करूं तेंदुलकर समिति का, तेंदुलकर समिति का गठन 2009 में होता है। ठीक है, 2009 में होता है। और रंगराजन समिति का गठन जो है दोस्तों ये 2012 में होता है। ओके, तो वापिस क्रम में इसको बैठा लेंगे। सबसे पहले आ जाएगा अलग समिति, यानी 2 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा ऐसे जो है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी CPI के संदर्भ में सही है? ठीक है, CPI के संदर्भ में चलिए देख लेते हैं। पहला है, यह राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी NSO द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, बिल्कुल पहला कथन तो सही है। दूसरा है, मौद्रिक नीति समिति यानी MPC मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए CPI डेटा का उपयोग करती है। दूसरा भी कथन यहाँ पे सही है। ठीक है, दोनों कथन सही है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सॉरी सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, प्रौद्योगिकी विकास को बढ़ावा देने के लिए भारतीय नौसेना ने उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस संस्थान के साथ एक समझौता ज्ञापन यानी MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, यह जो हस्ताक्षर किया गया है IIT कानपुर के द्वारा, कानपुर के साथ। ठीक है, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में भूटान के नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है? तो यह जो सम्मानित किया गया है दोस्तों, यह किया गया है डॉक्टर पूनम खेत्रपाल सिंह को। किसको किया गया है? डॉक्टर पूनम खेत्रपाल सिंह को। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस बैंक ने नारी शक्ति बचत खाता, ठीक है, नारी शक्ति बचत खाता लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बैंक ऑफ इंडिया। कौन किया है? BOI यानी कि बैंक ऑफ इंडिया ने। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संस्थान ने जल से आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने के लिए अमृत प्रौद्योगिकी विकसित किया है? अमृत प्रौद्योगिकी, तो यह जो विकसित किया है दोस्तों, यह किया है IIT मद्रास ने। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने दिसंबर 2023 में होटल और रिसॉर्ट्स के लिए एक नई स्टार वर्गीकरण प्रणाली शुरू की है? तो यह किया है दोस्तों उत्तर प्रदेश ने। किसने किया है? उत्तर प्रदेश ने। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है, दिसंबर 2023 में स्वरवेद मंदिर का उद्घाटन किया गया। स्वरवेद मंदिर, तो यह जो है दोस्तों कहाँ है? स्वरवेद मंदिर जो है यह वाराणसी में है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है 18 दिसंबर 2023 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी के चौबेपुर क्षेत्र के उमराहा में बने स्वरवेद मंदिर का उद्घाटन किया। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक यानी CCPI में भारत की रैंकिंग क्या है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, षष्ठम है। षष्ठ है, कौन है? षष्ठ है। ठीक है, यह जो है वर्ष 2005 से प्रति वर्ष जो है जर्मन वॉच या न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट ऑफ क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल द्वारा प्रकाशित किया जाता है। यह एक स्वतंत्र अनुवीक्षण उपकरण है जो 63 देशों और यूरोपीय संघ के जलवायु संरक्षण निष्पादन को ट्रैक करता है। ठीक है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत 7वें स्थान पर है। इस सूचकांक में किसी भी देश 1 से 3 रैंकिंग हासिल नहीं किया है। डेनमार्क 4थे स्थान पर है। ठीक है, डेनमार्क जो है सबसे ऊपर है। भारत का रैंकिंग कौन सा है? भारत का रैंकिंग जो है दोस्तों इसमें 7वां है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2023 के लिए शांति निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार प्रदान किया गया? ठीक है, तो यह जो है इंदिरा गांधी पुरस्कार किसको दिया गया है दोस्तों? तो यह दिया गया है डैनियल बोरेनबोइम को और अली अबुल अब्बाद को, ये दोनों को दिया गया है। ठीक है, तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे ब्रैंडन हॉल समूह यानी ग्रुप के प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता पुरस्कार 2023 में रजत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम को। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे 6ठे रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह किया गया है सुकृता पाल कुमार को। किनको? सुकृता पाल कुमार को। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय पाठ मित्रो मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने जो है पाठ मित्रो मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है?
तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वस्त्र मंत्रालय ने। किसने किया है? वस्त्र मंत्रालय ने। नेक्स्ट प्रश्न है, जंतु कोशिका के घटकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? ठीक है, चलिए देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो पहला दिया गया है, राइबोसोम को कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्रियाँ कहा जाता है। बिल्कुल पहला कथन सही है। दूसरा है, रिक्तिकाएँ जो है अंतःकोशिकीय दबाव बनाए रखती है। दूसरा भी कथन सही है। दोनों कथन सही है, तो राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन थैलोफाइटा से संबंधित नहीं है? थैलोफाइटा से, ठीक है, तो थैलोफाइटा से संबंधित यहाँ पे कौन नहीं है दोस्तों? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मास। कौन है? मास। नेक्स्ट है, पौधों में जटिल अस्थायी ऊतकों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं दिया गया है? ठीक है, कौन सा कथन यहाँ पे सही नहीं है? चलिए देख लेते हैं। पहला दिया गया है कि फ्लोएम जड़ों से तनों और पत्तियों तक पानी का संचालन करता है। क्या पहला कथन सही है? तो देखेंगे दोस्तों यहाँ पे। तो पहला कथन जो है, पौधों में जटिल अस्थायी ऊतकों को जाइलम और फ्लोएम के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, जाइलम जो है यह जड़ों के तनों और पत्तियों तक रस या पानी का संचालन करता है। ठीक है, इसलिए पहला कथन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। दूसरा है, जाइलम पौधों के भागों को यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है। देखिए, तो ये तो दूसरा तो कथन सही है। ठीक है, ये सही है। तीसरा है, जाइलम जो है भोजन को पत्तियों से जड़ों और तनों तक पहुंचाने के लिए जिम्मेदार है। ये गलत है, जाइलम ये काम नहीं करता है। ठीक है, ये फ्लोएम काम है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा दोनों ए और डी। ए और सी क्या है? यहाँ ए और सी दोनों गलत है, तो इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन ए और सी। ठीक है, चलिए, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? पादप हार्मोन है, तो पादप हार्मोन में से कौन सा है? तो ध्यान देंगे यहाँ पे, इसका राइट आंसर हो जाएगा साइटोकिनिन। कौन सा हो जाएगा? साइटोकिनिन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल मानव अमाशय द्वारा स्रावित होता है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल जो है मानव अमाशय द्वारा स्रावित होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोलिक एसिड। कौन सा हो जाएगा? हाइड्रोलिक एसिड हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव रक्त परिसंचरण तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? ठीक है, कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो देख लेते हैं। पहला दिया गया है, धमनियाँ जो है शरीर के विभिन्न अंगों से रक्त को हृदय तक ले जाती है। ठीक है, ये गलत है। धमनियाँ जो है वे हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक रक्त ले जाती है। फुसफुस धमनी को छोड़कर सभी धमनियाँ जो है हृदय से ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाती है। इसलिए पहला कथन हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। दूसरा है, कोशिकाएं जो है धमनियों और शिराओं के बीच एक नेटवर्क बनाती है। बिल्कुल, दूसरा कथन सही है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे थ्रोम्बोसाइट्स भी कहा जाता है? थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है, तो थ्रोम्बोसाइट्स जो है दोस्तों ये कहा जाता है प्लेटलेट्स को। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मानव तंत्रिका तंत्र का हिस्सा है? मानव तंत्रिका तंत्र का हिस्सा है। ठीक है, तो मानव तंत्रिका तंत्र का हिस्सा की यदि हम बात करें तो इसमें रीढ़ की हड्डी भी शामिल हो जाएगा, न्यूरॉन भी शामिल हो जाएगा और सिनैप्स भी शामिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव आँख में वस्तुओं का प्रतिबिंब बनता है। मानव आँख में जो है वस्तुओं का प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, कहाँ पे बनता है? तो ये बनता है रेटिना पर। कहाँ पे बनेगा? रेटिना पर बनेगा। तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है, वृक्क की कार्यात्मक इकाई क्या है? वृक्क जो है, वृक्क की कार्यात्मक इकाई क्या है दोस्तों? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा नेफ्रॉन। क्या हो जाएगा? नेफ्रॉन। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो पहला दिया गया है खिलजी वंश। ठीक है, तो खिलजी वंश का जो समय है दोस्तों ये 1206 से लेकर के 1290 के मध्य है। ठीक है, तो पहला का तो हमारे यहाँ पे जो हो जाएगा, देखेंगे, पहला का तो हो जाएगा ए हो जाए, ए का तो फर्स्ट हो जाएगा। फिर गुलाम वंश की यदि हम बात करें तो 1290 से 1320 के बीच में गुलाम वंश आता है। ठीक है, 1320 के बीच में आता है, तो बी का तो 4 हो जाएगा। 1290 से 1320। ठीक है, फिर तुगलक वंश के, फिर हम बात करें यदि लोधी वंश का, तो लोधी वंश का जो कार्यकाल है 1451 से 1526 है। 1451 से 1526 है। तो सी का तो हो जाएगा 3, और डी जो है तुगलक वंश जो है, तुगलक वंश का जो है यह है 1320 से 1414, यानी डी का हो जाएगा 2। ठीक है, तो इस प्रकार जो है दोस्तों सही उत्तर की यदि हम बात करेंगे तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा यहाँ पे ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, यहाँ पर जो है 4 युद्ध दिया गया है जो कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लड़ा गया था। ठीक है ना,
मंगोलों के खिलाफ। ठीक है, तो यदि हम बात करें दोस्तों जलंधर का युद्ध का, तो जलंधर का तो जो युद्ध होता है यह होता है 1298 में। कब होता है? 1298 में जो है जलंधर का युद्ध होता है। फिर यदि हम बात करें किली की लड़ाई का, तो किली का लड़ाई जो है 1299 में होता है, 1299 में। ठीक है, फिर अमरोहा की यदि मैं लड़ाई की बात करूं तो अमरोहा का लड़ाई जो है 1305 में होता है। ठीक है, 1305 में होता है। और रावी का जो युद्ध होता है दोस्तों ये होता है 1306 में। ठीक है, 1306 में। तो इस प्रकार जो है 1, 2, 3 और 4 सारे के सारे सही है, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? लोधी वंश का अंतिम शासक, तो लोधी वंश का जो अंतिम शासक था दोस्तों वह था इब्राहिम लोधी। कौन था? इब्राहिम लोधी था। नेक्स्ट है चौसा का युद्ध लड़ा गया था। तो चौसा का जो युद्ध है दोस्तों वह कब लड़ा गया था? चौसा का युद्ध जो है लड़ा गया था 1539 में। कब लड़ा गया था? 1539 में मुगल सम्राट हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच लड़ा गया था, और हुमायूं को जो है चौसा में शेरशाह सूरी ने हरा दिया था। नेक्स्ट है विजयनगर साम्राज्य के निम्नलिखित शासकों पर विचार करें और उन्हें कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। ठीक है, चलिए देख लेते हैं हम लोग। यदि मैं हरिहर प्रथम की बात करूं तो हरिहर प्रथम का कार्यकाल जो है 1336 से 1356 के मध्य है। ठीक है, 36 से 56, 1336 से 56 के मध्य है। यही मैं बुक्का प्रथम की यदि बात करूं तो बुक्का प्रथम जो है 1356 से 1377। ठीक है, इसके बाद जो है बुक्का का समय आता है 1377 तक। ठीक है, उसके बाद जो है हरिहर द्वितीय का समय आता है। ठीक है, हरिहर द्वितीय का समय आता है। उसके बाद फिर देवराय प्रथम का समय आता है। ठीक है, फिर देवराय प्रथम के बाद देवराय द्वितीय का आता है। ठीक है, फिर देवराय द्वितीय का जो होता है वो 1426 से 1446। ठीक है, 1426 से 1446 के मध्य होता है। और कृष्णदेवराय की यदि हम बात करें दोस्तों तो कृष्णदेवराय का जो समय होता है यह 1509 से 1529 के मध्य होता है। ठीक है, 29 तक होता है, 1529 तक। तो इस प्रकार यहाँ पे देखेंगे दोस्तों तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 80 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन बी, 1, 2, 3 और 4। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है अशोक द्वारा धम्म महामात्रों की नियुक्ति का उल्लेख है। ठीक है, तो ये जो है कौन से शिलालेख में उल्लेख है इसका? तो इसका जो उल्लेख है दोस्तों ये है 5वां शिलालेख में। किसमें है? 5वां शिलालेख में है। ठीक है, 5वां शिलालेख की यदि मैं बात करूँ तो इसमें सभी संप्रदायों और धर्मों के हितों की देखभाल करने और धम्म का संदेश फैलाने के लिए पहली बार धम्म महामात्रों की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। तो इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है हरिसेन निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक का दरबारी कवि था? हरिसेन। ठीक है, तो हरिसेन जो था दोस्तों ये समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है नीचे 2 कथन दिए गए हैं, अभी कथन ए और कारण आर है। तो देख लेते हैं कौन यहाँ पे सही है और कौन यहाँ पे गलत है। ठीक है, तो पहला दिया गया है कि चंदावर की लड़ाई में गंगा घाटी में तुर्की शासक की नींव रखी गई। बिल्कुल पहला कथन तो हमारा सही है। दूसरा है कारण चंदावर की लड़ाई जीतने के बाद मोहम्मद गोरी कन्नौज और बनारस की ओर बढ़ा। ठीक है, इसी कारण जो है चंदावर गंगा घाटी में तुर्की शासन का नींव रखा गया। तो कथन दोनों के दोनों सही भी है और सही व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है ना, यानी कि ए आर जो है ए का सही व्याख्या भी कर रहा है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है राजा रवि वर्मा एक प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार थे। ठीक है, तो वो जो है कहाँ के चित्रकार थे दोस्तों? तो ये जो चित्रकार थे ये थे त्रावणकोर के। कहाँ के थे? त्रावणकोर के, राजा रवि वर्मा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा षडंग शब्द से संबंधित है? षडंग शब्द से, तो षडंग शब्द से संबंधित है चित्रकारी। कौन सा है? चित्रकारी। नेक्स्ट है एलिफेंटा गुफाएं थी। ठीक है, एलिफेंटा गुफाएं थी दोस्तों, तो ये थी क्या? तो ये थी बौद्ध स्थल और शैव साइट, दोनों थे यहाँ पे, शैव और बौद्ध दोनों हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 87 नंबर 1937 में प्रांतीय चुनावों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से जो है कथन सही है या है? ठीक है, चलिए देख लेते हैं। पहला दिया गया है यह भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों के तहत आयोजित किया गया था। बिल्कुल पहला कथन तो सही है। दूसरा है यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को बंगाल, असम और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में बहुमत मिला। दूसरा गलत है, पहला सही है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा जो है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संगठन संस्थापक सुमेलित नहीं है? ठीक है, चलिए देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो यदि मैं बात करूँ दोस्तों तो भारतीय राष्ट्रीय सेना जो है सुभाष चंद्र बोस दिया गया है। ठीक है,
भारतीय राष्ट्रीय सेना, ठीक है, यानी भारतीय राष्ट्रीय आर्मी की यदि हम बात करें तो इसका जो है संस्थापक मोहन सिंह थे, ठीक है, ना कि सुभाष चंद्र बोस थे। तो यहाँ पे सी जो है दोस्तों ये गलत दिया गया है। ओके, तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश किसान सभा से संबंधित नहीं था, ठीक है, तो ये थे राजकुमार शुक्ल जो है, ये नहीं थे। ये बिहार में जो है चंपारण जो सत्याग्रह था उसमें गांधी जी को राजकुमार शुक्ल ने ही बुलाया था, चंपारण, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत स्त्री महामंडल की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई थी, तो यह किया गया था इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज में। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है 91 में कि यहाँ पे जो है एक तरफ कांग्रेस अधिवेशन के स्थान पर जो है दूसरे अध्यक्ष दिया गया, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज अधिवेशन, ठीक है। तो प्रयागराज जो इलाहाबाद है 1888, याद रखेंगे 1888 इलाहाबाद अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता किसने किया था, जॉर्ज यूले ने किया था। किसने किया था, जॉर्ज यूले ने किया था। नेक्स्ट है लखनऊ, तो लखनऊ की यदि हम बात करें दोस्तों, तो लखनऊ की यदि हम बात करें तो लखनऊ अधिवेशन जो होता है, यहाँ पे ध्यान देंगे, लखनऊ अधिवेशन होता है 1899 में, 1899 में होता है, 1899 में लखनऊ अधिवेशन। और इसकी अध्यक्षता करते हैं रमेश चंद्र दत्ता। कौन करते हैं, रमेश चंद्र दत्ता करते हैं, यानी बी का तो 2 हो जाएगा। बनारस अधिवेशन की यदि हम बात करें तो बनारस अधिवेशन जो है दोस्तों ये होता है 1905 में, 1905 में होता है बनारस अधिवेशन। और इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, तो बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है, यानी सी का तो फर्स्ट हो जाएगा। फिर कानपुर अधिवेशन की बात करें तो कानपुर अधिवेशन 1925, याद करेंगे 1925, ठीक है, 1925 में इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, सरोजनी नायडू, ठीक है, सरोजनी नायडू, ठीक है। और फिर इलाहाबाद प्रयागराज, एक देखिए एक जो होता है 1910 में भी होता है, ठीक है। इसका जो इलाहाबाद अधिवेशन इसका करते हैं सर विलियम वेडरबर्न करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ए का 3 हो जाएगा, ए का 3, 2 का 2 और सी का 1 और डी का 4, ठीक है। तो इस प्रकार यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, फराजी विद्रोह शुरू हुआ था, तो फराजी विद्रोह जो है कहाँ शुरू हुआ था, तो ये हुआ था पश्चिम बंगाल में। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किसने दर्पण समाचार पत्र शुरू किया था, दर्पण, ठीक है। दर्पण समाचार पत्र जो है दोस्तों ये शुरू किया था बाल शास्त्री जंभेकर। उनके थे बाल शास्त्री जंभेकर। नेक्स्ट है, मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब हुई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1884 में। कब हुआ था, 1884 में हुआ था, ठीक है। इसके जो है मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 में एम वीर राघवाचारी, बी सुब्रमण्यम अय्यर और पी आनंद चालू ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, देशेर कथा पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी, इसका राइट आंसर हो जाएगा सखाराम गणेश देउस्कर के द्वारा, ठीक है, देशेर कथा। नेक्स्ट है, शिमला प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया था, तो शिमला प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किसने किया था दोस्तों, तो ये किया था आगा खान ने। किसने किया था, आगा खान ने। नेक्स्ट है, मद्रास की संधि का संबंध था, तो मद्रास की संधि का संबंध किससे था, तो ये था प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध से। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी ने। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की, जिसमें गर्मपंथियों को पुनः शामिल किया गया, ठीक है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन बी, अंबिका चरण मजूमदार। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, वाहनों में पश्च दृश्य दर्पण के रूप में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उत्तल दर्पण का। किसका किया जाता है, उत्तल दर्पण का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित द्रव्यात्मकों पर विचार कीजिए और उन्हें उनके अपवर्तनांक के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। चलिए देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो यदि हम बात करें यहाँ पे, तो सबसे पहले यदि हम बात करें दोस्तों तो सबसे ज़्यादा हो जाएगा किसका, खनिज नमक का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, खनिज नमक का हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर यदि हम बात करें यहाँ पे तो खनिज नमक के बाद किसका हो जाएगा दोस्तों, खनिज नमक के बाद जो है हो जाएगा रूबी का यानी कि माणिक्य का हो जाएगा, फिर हो जाएगा नीलम का और फिर हो जाएगा हीरा का, ठीक है। तो इस प्रकार चारों सही दिया गया है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा।
नेक्स्ट प्रश्न है, अभिकथन ए में है कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को पक्षमाभी पेशियों द्वारा समायोजित किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि पहला तो कथन क्या है, पहला कथन सही है। ओके, कारण क्या है कि अभिनेत्र लेंस की वक्रता पक्षमाभी पेशियों के संकुचन या शिथिलता के साथ बढ़ती है। बिल्कुल कारण भी सही है, कथन सही है और कारण भी सही है। कारण जो है सही स्पष्टीकरण भी कर रहा है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना तारों के टिमटिमाने का कारण है। ठीक है, तारों के टिमटिमाने का तो है अपवर्तन। क्या है हो जाएगा, अपवर्तन। नेक्स्ट प्रश्न है, लिटमस बिलियन का वास्तविक रंग क्या होता है। लिटमस बिलियन जो है उसका वास्तविक रंग क्या होता है दोस्तों, तो उसका जो वास्तविक रंग होता है ये होता है बैंगनी। कैसा होता है, बैंगनी होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे जो है कैल्शियम कार्बोनेट का या के जो है प्रकार है। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट के प्रकार कौन से होंगे, तो ये हो जाएंगे खड़िया। कौन सा हो जाएगा, खड़िया। राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे ध्यान देंगे, खड़िया हो जाएगा, फिर संगमरमर भी हो जाएगा और चूना पत्थर भी होगा, तीनों होगा। ठीक है, तो इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा पद जो है किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन सांद्रता के माप को दर्शाता है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा पीएच हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पीएच हो जाएगा। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, सही उत्तर को चूज करना है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले यदि हम बात करें यहाँ पे दोस्तों, तो सिरका की यदि हम बात करें तो सिरका जो हो जाएगा, क्या सिरका हो जाएगा एसिटिक अम्ल। ठीक है, टमाटर में कौन सा हो जाएगा, टमाटर में हो जाएगा ऑक्जेलिक अम्ल। ठीक है, नेटल का डंक की यदि हम बात करें तो नेटल के डंक में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मैथेनाइक अम्ल। ठीक है, और खट्टा दूध में हो जाएगा लैक्टिक अम्ल। तो इस प्रकार 1 2 3 4 राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दंत क्षय को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जो है महत्वपूर्ण है। तो ये हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्सीपेटाइड। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया जो है एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड परत बनाती है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा एनोडीकरण। कौन सा हो जाएगा, एनोडीकरण, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को पहले मधुपुर के नाम से जाना जाता था। तो मधुपुर के नाम से जो है दोस्तों किसको जाना जाता था, तो ये जाना जाता था मथुरा को। किसको, मथुरा को। नेक्स्ट प्रश्न है, फारसी पुस्तक बहरेज ख्वार के लेखक कौन थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों शेख वजीहुद्दीन अशरफ लखनौरी। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शहर में 5वां वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव 2023 आयोजित किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, तिरुवनंतपुरम में। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रदेश में 13वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 जीता। ठीक है, निम्नलिखित में से किस प्रदेश में जो है 13वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 जीता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 114 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन बी, पंजाब। ठीक है, नेक्स्ट है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो पहला दिया गया है कि यह केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम 1974 के तहत जो है कार्यरत एक वैधानिक प्राधिकरण है। ठीक है, ये गलत हो जाएगा, 74 के तहत नहीं 63 के तहत है। ठीक है, तो ये तो गलत हो जाएगा, पहला तो गलत है। दूसरा है, यह वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अंतर्गत संचालित होता है। दूसरा कथन सही है, पहला गलत है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, केवल 2 सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, लीडरशिप ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज ट्रांजिशन यानी LEDIT 2.0 भारत और किस देश के बीच सहकार्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भारत और स्वीडन के बीच। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है, किस देश ने संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन की कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के यानी COP28 में ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम की घोषणा की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत ने। किसने किया, भारत ने। नेक्स्ट प्रश्न है, सहयोग और सूचना के आदान प्रदान के संबंध में दिसंबर 2023 में RBI ने किसके साथ एक समझौते पर ज्ञापन हस्ताक्षर किए हैं। तो यह हो जाएगा बैंक ऑफ इंग्लैंड के साथ। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है, 16वें वित्त आयोग की सिफारिश कब से शुरू होने वाली 5 वर्षों की अवधि पर लागू होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल 2026 से। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संस्थान या मंत्रालय ने एम्पलीफाई 2.0 लॉन्च किया है। तो यह किया है आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा।
नेक्स्ट है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस संस्था ने नारकोंडम द्वीप के निकट तेल और गैस की खोज की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा IIT कानपुर ने, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य में मिशन इन्वेस्टिगेशन 75 डेज शुरू किया गया? तो ये जो शुरू किया गया दोस्तों, ये किया गया है बिहार में, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, रिलायंस जियो ने किसके सहयोग से भारत GPT लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा IIT बम्बई के सहयोग से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने दिसंबर 2023 में भारत की पहली पनडुब्बी आधारित अंडर वाटर पर्यटन सुविधा शुरू किया है? तो यह सुविधा शुरू किया है गुजरात, राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अभय हस्तम कार्यक्रम किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, तेलंगाना के द्वारा। नेक्स्ट है, इंडिया स्किल रिपोर्ट 2024 का विषय क्या था? इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्य कौशल और गतिशीलता के भविष्य पर AI का प्रभाव, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस हवाई अड्डे को यूनेस्को का प्रिक्स बर्सेल पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है? तो यह जो प्रदान किया गया है दोस्तों, यह किया गया है कैंप घोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा मेडटेक मित्र ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो यह किया गया है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री ने दिसंबर 2023 में उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर से पहली अमृत भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, अयोध्या से। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य की पहली इंट्रा डिस्ट्रिक्ट हेलीकॉप्टर सेवा का उद्घाटन किया है। ठीक है, तो यह जो उद्घाटन किया गया है, यह किया गया है आगरा में, राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में वन्यजीव संरक्षण से संबंधित निम्नलिखित पहलों पर विचार कीजिए और उन्हें कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, चलिए देख लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले यदि हम बात करेंगे तो यहाँ हो जाएगा लुप्त प्राय प्रजाति प्रजनन केंद्र है। ठीक है, ये लुप्त प्राय प्रजाति प्रजनन केंद्र जो है वर्ष 1984 में स्थापित किया गया था। ठीक है, इस केंद्र का उद्देश्य जो है लखनऊ में लुप्त प्राय प्रजातियों काले हिरन को विलुप्त होने से बचाना तथा इन प्रजातियों की आबादी को स्थायित्व प्रदान करना। ठीक है, तो इसका गठन तो जो है ये हुआ था 1984 में। ठीक है, फिर यदि बात करें कछुआ पुनर्वास योजना का, ठीक है, तो कछुआ पुनर्वास योजना जो है ये जो है कछुओं के संरक्षण के उद्देश्य से भारत सरकार ने जो है गंगा एक्शन प्लान के तहत इसे 1986 में लागू किया। कब? 1986 में। ठीक है, 1986 में। और फिर मैं बात करूँ प्रोजेक्ट एलिफेंटा का, तो प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है यह प्रोजेक्ट वर्ष 1992 में शुरू किया गया था। यह मुक्त विचरण करने वाले जंगली एशियाई हाथियों के लिए राज्यों को सहायता प्रदान करने के लिए एक केंद्रीय प्रायोजित कार्यक्रम है। ठीक है, तो इसका गठन जो है 1992 में किया गया। ओके, ठीक, 92 में हुआ। और फिर मैं बात करूँ यदि जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय योजनाएं, तो इसका जो है गठन 2013 में किया गया। ठीक है, इसका जो है 2013 में किया गया। तो इस प्रकार यहाँ पे आप देखेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन डी, बरेली में। कहाँ है? बरेली में है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा जो है उत्तर प्रदेश के संबंध में सत्य नहीं दिया गया है? ठीक है, तो पहला दिया गया है कि मिर्जापुर विंध्यवासिनी मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। पहला तो कथन सही है। दूसरा है रुस्तम खान ने 1625 में मुरादाबाद की स्थापना की थी, ये भी सही है। फिर है देवी पाटन मंदिर का मुख्यालय बहराइच में है। देखिए ये गलत है, ये बहराइच में नहीं बल्कि गोंडा में है। ठीक है, फिर जो है झांसी शहर जो है पहुज और बेतवा नदी के बीच स्थित है, ये भी सही है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि सी यहाँ पे गलत दिया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से जो है उत्तर प्रदेश की मध्ययुगीन वास्तुशिल्प के संदर्भ में सही है? ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। पहला दिया गया है कि आगरा किला को वर्ष 1983 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में चिन्हित किया गया था। पहला कथन तो यहाँ पे दोस्तों सही है। ठीक है, दूसरा दिया गया है कि महताब बाग का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। ठीक है, देखिए महताब बाग जो है दोस्तों यानी कि मूनलाइट गार्डन, यह आगरा में स्थित एक 4 बाग परिषद है। सम्राट बाबर ने जो है 1530 में इस उद्यान का निर्माण करवाया था। ठीक है, ना कि शाहजहां ने करवाया था। तो दूसरा तो गलत है, पहला सही है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित गायकों में से कौन सा जो है फतेहपुर सिकरी घराने से संबंधित है या है? ठीक है,
चलिए देख लेते हैं। तो इसमें जो है फतेहपुर सीकरी से हो जाएंगे सैयद खान हो जाएंगे और गुलाम रसूल खान हो जाएंगे। ठीक है, दूसरा और चौथा हो जाएगा। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी होगा। ओके, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की स्थापना कब की गई थी? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा 1976 में। कब किया गया था? 1976 में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से जो है यश भारती पुरस्कार के संदर्भ में सही दिया गया है? ओके, यश भारती, तो यहाँ पे ध्यान देंगे पहला दिया गया है इसकी शुरुआत जो है वर्ष 1994 में की गई थी। ठीक है, तो देखिए ये कथन जो है, पहला कथन जो दिया गया दोस्तों यहाँ पे ध्यान देंगे, पहला कथन तो यहाँ पे जो है यह सही है। ठीक है, इसकी शुरुआत जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 1994 में की यश भारती पुरस्कार की स्थापना की थी। इसके स्थान पर अब संस्कृति मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान की शुरुआत की है। ठीक है, तो पहला तो कथन हमारा क्या है, यहाँ पर हो जाएगा, सही हो जाएगा। दूसरा दिया गया है कि यह केवल साहित्य एवं सामाजिक कार्य के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो देखिए यह जो है सिर्फ साहित्य के क्षेत्र में नहीं बल्कि औरों क्षेत्र में किया जाता है। तो दूसरा कथन तो यहाँ पे गलत हो जाएगा, पहला सही है दूसरा गलत है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है, वर्ष 1998 में उत्तर प्रदेश वानिकी योजना किसकी सहायता से शुरू की गई थी? तो यह जो किया गया था दोस्तों, यह किया गया था विश्व बैंक के द्वारा शुरू। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं हम लोग। पहले यदि हम बात करें कछुआ वन्यजीव अभ्यारण्य का, तो ये कहाँ है? कछुआ वन्यजीव अभ्यारण्य जो है दोस्तों ये वाराणसी में है। ठीक है, यानी ए का तो 2 हो जाएगा। कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करें तो कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य जो है मिर्जापुर और सोनभद्र में हो जाएगा। ठीक है, मिर्जापुर यानी कि बी का तो फर्स्ट हो जाएगा। किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करें तो ये हो जाएगा लखीमपुर खीरी में। ठीक है, यानी सी का तो डी हो जाएगा। और सुहागी बरवा वन्यजीव अभ्यारण्य जो है महाराजगंज में है। ठीक है, यानी डी का 3 हो जाएगा। तो इस प्रकार इसका राइट जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये देख लेंगे यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सी जो है नीम कोटेड यूरिया के संदर्भ में सही है? नीम कोटेड यूरिया के संदर्भ में। ठीक है, चलिए देख लेते हैं हम लोग। पहला दिया गया है कि नीम कोटेड जो है नाइट्रीकरण प्रतिरोधी के रूप में कार्य करती है, बिल्कुल पहला कथन सही है। दूसरा है, सभी घरेलू उत्पादकों के लिए अनिवार्य है कि वे किसी भी प्रकार के यूरिया का उत्पादन नीम कोटेड यूरिया के रूप में करें, यानी दोनों कथन सही है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 1929 में की गई थी। ठीक है, 1929 में की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, यानी 142, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे जो है जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के घटक है? ठीक है, जीरो बजट के, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे ध्यान देंगे, जीवा मृत्यु भी हो जाएगा, बीजा मृत्यु भी हो जाएगा, आच्छादन भी हो जाएगा, वापसा भी हो जाएगा। ठीक है, चारों के चारों सही है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रशांत महासागर की शीत धाराएं नहीं है? प्रशांत महासागर की शीत धाराएं जो है इसमें नहीं है। ठीक है, तो यदि हम बात करें कि नहीं है तो ये इसमें जो है राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा? यहाँ पे ध्यान देंगे 143, इसका राइट आंसर हो जाएगा कुरोशियो धारा। ठीक है, कुरोशियो धारा जो है यह ताइवान से बेरिंग जलडमरूमत तक चलने वाली गर्म धारा है। इसे जापान धारा या काली धारा के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा जो है जल विद्युत परियोजना राज्य से सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, राज्य से जो है सही सुमेलित यहाँ पे नहीं होगा। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कोटेश्वर मिजोरम। ठीक है, कोटेश्वर जो है मिजोरम सही नहीं है। ओके, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्योंकि देखिए डोयांग जो है नागालैंड में है। ठीक है, कामेंग की बात करेंगे तो कामेंग अरुणाचल प्रदेश में है। उसके बाद मैं टिहरी की बात करूंगा तो टिहरी जो है दोस्तों यह उत्तराखंड में है। ठीक है, कोटेश्वर की यदि हम बात करेंगे दोस्तों तो कोटेश्वर जो है यह उत्तराखंड में है, ना कि मिजोरम में है। तो इसलिए डी जो है यहाँ पे गलत है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है पर्वतीय दर्रा राज्य केंद्र शासित प्रदेश सही सुमेलित नहीं दिया गया है? ठीक है, सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, नाथुला जो है अरुणाचल प्रदेश दिया गया है, जो कि नाथुला कहाँ है? नाथुला जो है नाथुला और जेलेपला जो है वो सिक्किम में है। तो राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी ही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है,
नेक्स्ट दिया गया है कि साइमन कमीशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं हम लोग। पहला दिया गया है कि इसे वर्ष 1927 में भारत सरकार अधिनियम 1919 के कामकाज की समीक्षा के लिए नियुक्त किया गया था। पहला कथन सही है। दूसरा है, इसने द्वैध शासन को समाप्त करने की अनुशंसा की थी। ठीक है, तो दूसरा भी कथन सही है, पहला भी कथन सही है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, चलिए देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले यदि हम बात करें दोस्तों चंपारण सत्याग्रह का, ठीक है, तो चंपारण सत्याग्रह सबसे पहले होता है जो कि 1917 में होता है। ठीक है, 1917 में होता है। बारदोली सत्याग्रह की यदि हम बात करें तो बारदोली सत्याग्रह 1928 में होता है। ठीक है, खेड़ा सत्याग्रह की बात करें तो खेड़ा सत्याग्रह 1918 में होता है। और अहमदाबाद कॉटन मिल हड़ताल जो है दोस्तों यह कब होता है, 1918 में ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे ध्यान देंगे। देखिए अहमदाबाद वाला जो है फरवरी में होता है, थोड़ा सा ध्यान देंगे। ठीक है, और ये जो होता है खेड़ा ये होता है मार्च में होता है। ठीक है, मार्च में होता है। तो सही यदि उत्तर की यदि हम बात करेंगे तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सबसे पहले चंपारण, फिर हो जाएगा अहमदाबाद, फिर हो जाएगा खेड़ा, तब होगा बारदोली सत्याग्रह। तो इस प्रकार राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हड़प्पाई लिपि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। पहला दिया गया है कि इसमें चित्रात्मक एवं वर्णमालीय दोनों चिन्ह शामिल थे, जो कि पहला कथन क्या हो जाएगा, पहला कथन हमारा गलत हो जाएगा। ऐसा माना जाता है कि अपने भावों को सीधे व्यक्त करने के लिए किसी भी भाव चित्र यानी कि चित्रक प्रतीक चिन्ह अथवा अक्षर का प्रयोग करते थे, तो इसलिए पहला कथन तो हमारा यहाँ पे गलत हो जाएगा। दूसरा है, यह दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी, बिल्कुल ये सही है। पहला गलत है, दूसरा सही है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, ऋग्वैदिक प्रशासन में अच्छावाप कौन होता था, अच्छावाप। ठीक है, तो अच्छावाप जो होता था दोस्तों ये होता था लेखाकार। कौन होता था, लेखाकार होता था। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे। और 150 नंबर प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ महाजनपद है, दूसरी तरफ राजधानी दिया गया है। ठीक है, तो वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी, अंक का चंपा था, सूरसेन का मथुरा था। ठीक है, और चेदी का सुक्तिमती था। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ पे इसका राइट जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। चलिए इस प्रकार हम लोगों ने 150 प्रश्न को सही किया है। और आपका इसमें कितना प्रश्न सही हुआ है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। जय हिंद।